Good morning, dear students. I was explaining you sixth chapter of history, towns, traders, and craftsmen. So I'm going to continue this chapter here from the heading Inland and Foreign Trade. There exist several categories of traders, including the nomadic traders like Banjaras. Traders organize themselves in different groups to form association and trade guilds. Guilds का मतलब होता है ट्रेड रूल्स. Each association had a headman who took major decision on its behalf. The guild set up rules and regulation for trade, fixed prices for different items, extended loans to traders, gave training to new trader and protect the interest of all trader. अभी डिफरेंट टाइप की ट्रेडर्स की कैटेगरीज थी. जैसे कोई नंबरिक ट्रेडर्स थे जिसको कहते थे बंजारास. अभी ट्रेडर्स ने इन लोग अपने आप को ग्रुप में एसोसिएट कर दिया था और मतलब वो ग्रुप में रहते थे. अभी भी हम देखते हैं कि ट्रेडर्स के ग्रुप्स होते हैं, है कि नहीं, एसोसिएशंस होते हैं. तो उन्होंने ट्रेड गिल्ड्स बनाए थे, कुछ नियम बनाए थे. गिल्ड्स मतलब क्या, एसोसिएशंस ऑफ मर्चेंट्स. तो ये इन्होंने कुछ ये एसोसिएशंस ने मतलब गिल्ड्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे ट्रेड के लिए. उन्होंने अलग अलग आइटम्स के लिए प्राइस भी फिक्स की हुई थी. वो लोन्स देते थे ट्रेडर्स को. नए जो ट्रेडर्स थे उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था. मतलब अगर कोई नया ट्रेडर आ रहा है तो उसको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं और जब रूल्स बनते हैं तो वो ट्रेडर्स के हित में ही होते हैं. सो इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल traders. Some of the most famous trading guilds were the Manigramam and the Nanadesi. These guilds traded extensively both within and outside India. ये जो गिल्ड्स थे, जो एसोसिएशन थी, वो कहाँ थी, दोनों के लिए थी. विद इन एंड आउटसाइड दी इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर भी ट्रेड करने वाले और आउटसाइड इंडिया भी ट्रेड करने वाले के लिए. The Chetiyars, Hindu Baniyas, Muslim Bohras and the Marwai Oswal communities emerged as the principal trading group of the country. तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ के नाम दिए हैं. ये सारी कम्युनिटीज़ एक ट्रेडिंग ग्रुप की तरह थी कंट्री में, ठीक है. प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप मतलब क्या, मेन ट्रेडिंग ग्रुप थी. ये कम्युनिटीज़ मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स थी इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर ट्रेडिंग करने में. दे सोल्ड टेक्सटाइल्स, इंडिगोज एंड स्पाइसेस टू चाइना, पर्शियन, अर्बन कंट्रीज. इनका काम क्या होता था कि टेक्सटाइल्स को, इंडिगो क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, जो जनरली ब्लू डाई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है. तो ये स्पाइसेस, ये मसाले हैं, ये सब इन लोग कहाँ बेचा करते थे, चाइना, पर्शिया, अरब कंट्रीज़, ये सब जगह पर ट्रेडिंग हुआ करता था. इन एक्सचेंज दे ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीकन एंड चाइनीज, ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. इसके बदले में जब ये इंडिगो, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स ये सब इंडिया में होता था, ये सब अरब कंट्रीज़ को लोग बेचते थे. इसके बदले में उन लोग गोल्ड, आइवरी ये सब अफ्रीका से ले आते थे. चाइनीज़ ब्लू पॉटरी, सिल्वर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से आता था. द हाई डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू द एक्सपांशन ऑफ associated occupation such as weaving, spinning and dyeing. इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ही डिमांड थी, तो इसकी वजह से बाकी सारे जो ऑक्यूपेशंस है जैसे कि वीविंग है, स्पिनिंग है, डाइंग है, ये भी एक्सपांड होने लगा. जब इंडियन के कपड़े का डिमांड बाहर होगा तो उसका ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, इसलिए वीविंग, स्पिनिंग और डाइंग करने वालों का ऑक्यूपेशन एक्सपांड होने लगा, यानी बढ़ने लगा. बाय द 18th century, अंडर द ब्रिटिश रूल, Indian textiles and crafts
were completely ruined and replaced by machine made goods. पर जब 18th सेंचुरी में ब्रिटिश का रूल आया तब इंडियन टेक्सटाइल क्राफ्ट उसका रूल मतलब क्या, ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये सब हैंडमेड था, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग। इसकी जगह किसने ले ली? मशीन मेड गुड्स ने। ब्रिटिशर्स के जो गुड्स कैसे थे, कपड़े कैसे थे, टेक्सटाइल कैसी थी, मशीन मेड्स थे। न्यू कमर्शियल टाउन इमर्ज्ड अंडर द ब्रिटिश एंड इंक्लूडेड बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। अभी फिर दूसरे नए कमर्शियल टाउन्स बनने लगे। तो ये टाउन्स कहाँ बने? बॉम्बे में, जिसे अभी मुंबई कहा जाता है, मद्रास जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, कलकत्ता जो कोलकाता के नाम से अभी जाना जाता है। ये तीनों क्या थे? कमर्शियल टाउन्स थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। Crafts and technology. Through the different sources of medieval period, we come to know the different types of crafts and industry that exist in India. भी कुछ सोर्स ऐसे मिले हैं मेडिवल पीरियड के जिससे ये पता चला है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के क्राफ्ट्स थे और इंडस्ट्रीज भी थी। The upper class during the medieval period had lavish lifestyle that led to a demand of luxury items. मेडिवल पीरियड के टाइम लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी? लेविश थी, मतलब क्या? हाई फाई थी, जिसकी वजह से लग्जरियस आइटम की बहुत ही डिमांड थी। मैनी न्यू ऑक्यूपेशन सच एज those of mason, carpenter, tailor, painter, weaver came up as a result of this demand. तो जब लग्जरियस आइटम की डिमांड होगी तो कई ऑक्यूपेशन जो है वो बढ़ेगा। मेसन्स यानी कौन? जो घर बनाते हैं। कारपेंटर, टेलर, पेंटर, यू ऑल नो। वीवर यानी कपड़ा बुनने वाला। बेंगल बिकम अ प्रोमिनेंट ट्रेडिंग सेंटर ड्यू टू इट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बंगाल जो है वो बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था क्योंकि वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। एक्सपोर्ट क्वालिटी सिल्क वॉज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच हैड ह्यूज मार्केट इन यूरोप एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया। वहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का सिल्क बनता था मुगल पीरियड के टाइम पे, जिसका तब यूरोप में बहुत ही डिमांड था। नॉट ओनली इन यूरोप but also in the various parts of Asia. Sugar was also a popular export item besides spices. आज भी हम जानते हैं कि इंडिया बहुत फेमस है स्पाइसेस के लिए, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तभी भी स्पाइसेस एक्सपोर्ट की जाती थी, इसके साथ शुगर भी एक्सपोर्ट किया जाता था। A large variety of jewelry, perfumes and furniture were also made. Many कारखानास, factories were set up in various towns which flourished due to the foreign trade. ज्वेलरी, परफ्यूम, फर्नीचर, इस सब की भी बहुत वैराइटीज़ थी। बहुत सारे फैक्ट्रीज थी जो वो एक्सपांड हुई थी, फ्लरिश हुई थी फॉरेन ट्रेड की वजह से। मोस्ट इंडियन सिल्क वीवर्स वेर कैपेबल इनफ टू रिक्रिएट द मोस्ट इंट्रिकेट European pattern in textiles, thereby creating huge demand for such textiles overseas. अभी जो इंडियन सिल्क वीवर थे उन्होंने जब सिल्क के कपड़े बनाए तब बहुत सारी यूरोपियन पैटर्न्स डाली थी टेक्सटाइल्स में, जिसकी वजह से क्या होता था, उस टेक्सटाइल की बहुत ही डिमांड थी, उस कपड़े की बहुत डिमांड थी दूसरे देशों में। ओवरसीज़ मतलब क्या? इंडिया के बाहर। मैनी यूरोपियन अकाउंट्स डिस्क्राइब द इंडियन क्राफ्ट्समैन ऑफ द मेडिवल पीरियड टू बी टैलेंटेड इनफ टू रेप्लिकेट यूरोपियन मॉडलशिप, सम ऑफ विच वेर सपोज टू बी बेटर देन द ओरिजिनल मॉडल्स। कई यूरोपियन ने क्या कहा है कि इंडियन क्राफ्टमैन थे जो मेडिवल पीरियड के वो बहुत ही टैलेंटेड थे। अभी हम देखेंगे मसूलीपट्टनम के बारे में।
The town of Masulipatam or Machilipatnam were located on the Krishna river delta. ये मसूलीपट्टनम जो है वो कहाँ था ये टाउन? कृष्णा रिवर डेल्टा के पास. The English East India Company set up its first trading post there on the Coromandel coast. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ बनाया था? कोरामंडल कोस्ट पे. It is believed that Machilipatnam got its name owing to the construction of a gateway to the town decorated with the eye of fish, also called मछली in हिंदी. अभी ऐसा माना जाता है कि मछलीपट्टनम इसको अपना नाम क्यों ऐसा नाम क्यों मिला? क्योंकि जहाँ पे ये टाउन था वहाँ पे एक गेटवे था जिसका गेटवे कैसा था? दरवाज़ा कैसा था? वो फिश की आई से डेकोरेट किया हुआ था. ठीक है, जिसको हिंदी में हम फिश को मछली कहा जाता है. इसी तरह इस जगह का क्या नाम पड़ा? मछलीपट्टनम. या इट वॉज वन ऑफ द एंशियंट ब्रिटिश सेटलमेंट एंड चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन इंडिया. जब ब्रिटिश इंडिया में सेटल हुए तब सबसे उसका ये मेन पोर्ट हुआ करता था इंडिया का गोलकोंडा. Masulipatam was well known for its kalamkari work. Kalam means pens and kari means work. मसूलीपट्टनम जो है वो कलमकारी के लिए बहुत फेमस था. ठीक है, कलम का मतलब ही पेन होता है और कारी का मतलब वर्क होता है, मतलब पेन से वर्क किया जाता था. दैट इज़ कॉल्ड कलमकारी. टेक्सटाइल्स एंड पेंटिंग्स वर क्रिएटेड यूजिंग वेजिटेबल डाइज. कपड़ों पे जो पेंटिंग होती थी वो कैसे बनती थी? वेजिटेबल डाइज से. अ स्पेशल डाइड कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन मसूलीपट्टनम कॉल्ड चेन्स was very popular in European market. Special dyed cotton cloth produced in Masulipatam called chains was very popular in European market. यूरोपियन मार्केट में यहाँ का जो चिन्स करके जो एक टाइप का क्लॉथ था वो बहुत ही फेमस था. In fact, French traveler Francois Bernier mentioned that the best chains came from Masulipatam on the coast of Madras, present day चेन्नई. फ्रेंच ट्रैवलर ने अपनी बुक में ये मेंशन किया है कि सबसे अच्छा चिन्स कहाँ से आता था? मसूलीपट्टनम से, ऑन द कोस्ट ऑफ मद्रास, जो अभी हम चेन्नई के नाम से जानते हैं. इस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कलमकारी का एक पिक्चर दिया गया है. कलमकारी पेंटिंग ऑफ लॉर्ड रामा एंड सीता. ये कैसे किया हुआ है? कलम से. कलम मीन्स पेन. कपड़ों पर कलमकारी की जाती है. स्टिल वी सी सच टाइप ऑफ कलमकारी. अभी हम देखेंगे सूरत. सूरत इज़ अ पोर्ट सिटी इन गुजरात. From a small hamlet during the 13th century, it gradually developed into major trading center. सूरत क्या है? गुजरात का पोर्ट सिटी है. I think you know what is port city. जहाँ समुद्र होता है वहाँ पर पोर्ट्स होते हैं ना. So it is an port city. From a small hamlet during the 13th century, it gradually developed into major trading center. 13th सेंचुरी में ये एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर की तरह डेवलप हुआ. सूरत वॉज सिग्निफिकेंट इन फॉर्मिंग ट्रेड लिंक विथ वेस्ट एशिया थ्रू गल्फ ऑफ ओम्स. इन फैक्ट सूरत वॉज नोन एज द गेटवे टू वेस्ट एशिया. अगर वेस्ट एशिया में अगर किसी जाना है एशिया की वेस्ट की और हमें एंटर होना है तो वो कैसे हो सकते हैं? थ्रू सूरत के पोर्ट से. It was also the route to Mecca and many pilgrimage ships sailed from here. इतना ही नहीं,
मेक्का जाने के लिए या पिलग्रिमेज शिप में सेल करने के लिए कहाँ से जाया जाता था? सूरत से मेक्का जाया जाता था। By the 17th century, the Portuguese, Dutch and English established their trading factories and warehouse at Surat. 17th century में पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश ये सब ने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज कहाँ बनाई थी? उनका वेयर हाउस कहाँ बनाया था? सूरत में। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से आने के लिए वी ऑल नो एट दैट टाइम, पहले अभी भी अगर कहीं जाना है तो वी हैव आइदर सी रूट और एयर रूट, बट एट दैट टाइम एयर रूट वॉज नॉट एट ऑल डेवलप्ड, सो दे हैव टू प्रिफर सी रूट एंड सूरत वॉज अ पोर्ट सिटी. So this all Portuguese, Dutch and English have established their trading factories and warehouse at Surat. Surat was famous for its cotton textile, gold lace border that is called jari, and diamonds. Many rest houses were built to cater to the needs of people who from all over the world. भी सूरत जो है वो फेमस था कॉटन टेक्सटाइल्स, गोल्ड लेस बॉर्डर और डायमंड्स के लिए. आज भी हम जानते हैं सूरत किसके लिए फेमस है? डायमंड्स के लिए. उस ज़माने में ये सभी चीज़ों के लिए फेमस था. तो अलग अलग देशों से लोग आते थे तो उसको रहने के लिए वहाँ पे कई गेस्ट हाउस भी बनाए गए थे. However, with the decline of Mughal Empire, the importance of Surat also declined toward the late 17th century. जैसे जैसे मुग़लों का राज कम होता गया वैसे वैसे सूरत का इम्पोर्टेंस 17th century में कम होता गया. The decline of Surat resulted from the numerous factors such as loss of market, sea route and competition from Bombay. भी सूरत का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे क्यों कम होने लगा? बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि वहाँ की मार्केट कम हो गई, फिर वो सी रूट उतना वैसा नहीं रहा पहले जैसा, और फिर क्या हुआ, बॉम्बे जो है वो ज़्यादा फ्लरिश होने लगा पोर्ट सिटी की तरह. ठीक है, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ थी जिसको हम आज मुंबई के नाम के जानते हैं. तो सूरत को कंपटीशन हुआ बॉम्बे के साथ. ठीक है, तो धीरे धीरे सूरत का इम्पोर्टेंस कम होने लगा. अ नियर बाय फोर्ट व द ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स हेडक्वार्टर. पहले सारे देश क्या करते थे, जब वहाँ आते थे तो सूरत में वेयर हाउसेज और वो सब बनाते थे. फिर ब्रिटिशर्स जब सेट हुए, ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे राज करने लगे तो उन्होंने अपना पोर्ट सेंटर जो है, अपना हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? बॉम्बे में. अभी हम देखेंगे केस स्टडी हम्पी के केस स्टडी करेंगे हम हम्पी का. हम्पी इज़ लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर इन नॉर्थ कर्नाटक. Between 14th to 16th century, Hampi was the capital city of Vijayanagar Empire. अभी देखो बच्चों, हम्पी का मैं अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करूँगी तो ये वीडियो में ये ओवर नहीं होगा. सो ये वीडियो में यहीं पे मैं स्टॉप कर रही हूँ. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बिगिन फ्रॉम दिस हेडिंग केस स्टडी हम्पी. ओके, सो बच्चों टेक केयर, बाय बाय, सी यू.